रूसी जंगल में सालों बिताने के बाद सू-75 चेकमेट शायद जल्द आपके आसमान में दिखे। मेरा मतलब है, उम्मीद है ऐसा न हो। हे भगवान। मैग्दो की टॉप स्पीड, नया रडार जो 30 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और कम कीमत में जबरदस्त फायर पावर। इसके चलते आप सोचेंगे कि ये रूसी वायुसेना का सबसे कीमती रत्न होगा। दरअसल सालों की देरी से प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ, जबकि इसे एक्सपोर्ट मार्केट में हिट होना था। रूस की खुद की ठहरी हुई युद्ध अर्थव्यवस्था इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में नहीं ला पाई है, और सबसे बुरी बात यह है कि कोई भी इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। तो आखिर एक इतना उम्मीद भरा डिजाइन विकास में ही कैसे फंस गया? भाई, आपको हमारे पास घर पर F-35 है जैसी चीज से क्या उम्मीद करनी चाहिए? और शायद सबसे अहम सवाल यह है कि क्रेमलिन चेकर्स खेल रहा है या शतरंज? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए इस खास रूसी मुद्दे पर गोलमोल बात नहीं करते। ये विमान कैसे बना और इसकी मुख्य डिजाइन फिलॉसफी के पीछे क्या वजह है? ठीक है, हमें यह पक्के तौर पर नहीं पता कि Su-75 पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि यह पहली बार 2021 में मॉस्को के मैक्स एयर शो में दिखाई दिया था। वो समय आसान था, लेकिन Su-75 की शुरुआत उलझन भरी और रूसी तरीके से हुई। पहले तो इस प्रोजेक्ट को सरकारी फंडिंग नहीं मिली थी। सुखोई एक निजी रूसी कंपनी है और आजकल रूस के अधिकतर विमान बनाती है, लेकिन प्रोजेक्ट में अधिक सहयोग होता है। आमतौर पर होता यह है कि सरकार की सशस्त्र सेनाओं को एक विमान चाहिए होता है, और अगर कोई बोली लगती है तो सरकारें फिर खास मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के पास जाती हैं ताकि देखा जा सके कि क्या वे एक साझा विजन को तैयार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। कंपनी अपना समय और विशेषज्ञता देती है, सरकार कंपनी को गुप्त फंड की चेकबुक देती है, और लंबी विकास, परीक्षण व उत्पादन प्रक्रिया के बाद सब खुश होकर चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मदर रशिया चीजें अलग तरीके से करती है। Su-75 परियोजना सुखोई ने शुरू की और बाद में रूसी सरकार को प्रस्तावित की। ये थोड़ा उल्टा है, लेकिन क्यों नहीं? रूस का फाइटर जेट्स निर्यात बाजार अब काफी समय से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये समझ में आता है कि सुखोई अपनी आमदनी को स्थिर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट चाहता था, और रूसी सरकार, जिसमें इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन या यूएससी के पास थी, बस इसमें शामिल हो गई। इसी वजह से कहा जाता है कि Su-75 मुख्य रूप से निर्यात पर केंद्रित है, क्योंकि रूसी सेना ने वास्तव में इसकी मांग नहीं की थी। हालांकि आगे चलकर हम रूसी सेना द्वारा इसे अपनाते हुए देख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। भू राजनीति अजीब है। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यूएससी ने 2021 दुबई एयर शो में Su-75, जिसे लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, पेश किया। उन्होंने इसका नाम चेकमेट रखा, शायद इसलिए कि ये कहीं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि जब दुबई में पूरी तरह से तैयार मॉकअप को दुनिया के सामने पेश किया गया तो जितना प्रभावशाली वो दिख रहा था, कुछ सूत्रों ने बताया कि इवेंट में जेट के चारों ओर घूमने पर पता चला कि विमान के पिछले हिस्से का एक बड़ा हिस्सा प्लाईवुड से बना हुआ था। इतने सालों बाद भी लोग राइट ब्रदर्स से प्रेरित होते हैं, ये शानदार है। बाद में यूएससी ने बताया कि असली उड़ने वाले प्रोटोटाइप पर काम हो रहा है, और जब इसकी घोषणा हुई तो सच में माहौल में एक अलग ही उत्साह था। और वो सिर्फ ड्रोन की वजह से नहीं था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वाकांक्षी था। Su-75 एक सिंगल इंजन टैक्टिकल मल्टी रोल फाइटर था, जो मुख्यतः एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा था। आखिरी बार रूसियों ने पूरी तरह नया फाइटर MiG-23 फ्लॉगर बनाया था, और वो भी दशकों पहले। इसका मतलब वे शुरू से ही काम कर रहे थे। व्यापारिक रूप से यह समझदारी थी, क्योंकि पुराने सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जैसे कोल्ड वॉर के मिग अब पुराने हो चुके थे। वो स्टॉक पुराना हो रहा था, क्योंकि नए जेट्स में फुल सेंसर फ्यूजन, कम रडार सिग्नेचर और नेटवर्क सेंट्रिक क्षमताएं थीं, जो पुराने विमानों में नहीं थीं। और जिन देशों के पास ऐसे पुराने स्टॉक की भरमार थी, उन्हें अब उनकी जगह नए विमानों के बारे में सोचना शुरू करना था। रूस का नया फाइटर Su-57 विकल्प जरूर था, लेकिन वो सबसे एडवांस रूसी तकनीक का उदाहरण था और सस्ता नहीं था। 2021 तक 5वीं पीढ़ी के विमान निर्यात में मुख्य रूप से अमेरिका का दबदबा था। रूस को पैसे कमाने और वॉशिंगटन से ग्राहक छीनने के लिए कुछ खास चाहिए था। यूएससी को ऐसी चीज चाहिए थी जो रूस के भारी ट्विन इंजन फाइटर्स और तेजी से अप्रचलित होते पुराने बेड़ों के बीच क्षमताओं की खाई को भर सके। इतना उन्नत कि असली खतरा बने, और इतना किफायती कि उन देशों के लिए निर्यात विकल्प हो सके जो नया अमेरिकी या चीनी तकनीक नहीं खरीद सकते,
या जिन्हें इसकी अनुमति नहीं है। ये संतुलन आसान नहीं है। रूसी इंजीनियरों ने वही किया जिसमें वे माहिर थे। उन्होंने काम शुरू किया और प्रारंभिक प्रचार सामग्री धीरे धीरे जारी हुई। इनमें दावा किया गया कि Su-75 पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसे अमेरिकी F-35 को मार गिराते दिखाया गया, जो आधुनिक मल्टी रोल फाइटर का उदाहरण है। सबसे अहम बात थी कि Su-75 काफी सस्ता होता। उसे F-35 से बेहतर होना जरूरी नहीं था, क्योंकि फिलहाल कोई भी उससे बेहतर नहीं है। उसे इतना अच्छा और सस्ता होना था कि बाजार में हिस्सेदारी ले सकें। सच कहे तो Su-75 ने खुद को अपग्रेडेड चौथी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म्स जैसे F-16 और असली पांचवी पीढ़ी के फाइटर्स के बीच साबित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Su-75 का डिजाइन सुपर कंप्यूटर से वर्चुअल मॉडलिंग और डिजिटल गणनाओं द्वारा किया गया, जिससे रूसियों ने दावा किया कि टेस्टिंग और निर्माण सिर्फ 5 साल में हो जाएगा। और हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ऐसा क्यों है। यह दावा संदेहास्पद है, क्योंकि उस देश को अपनी सेना को आपूर्ति के लिए गधों की जरूरत पड़ती है, जिससे लगता है कि कहीं शॉर्टकट अपनाए गए हैं। फाइटर जेट्स के विकास चक्र, खासकर पांचवी पीढ़ी के जेट्स के लिए, आमतौर पर इससे कहीं ज्यादा समय लेते हैं। मूल परीक्षण उड़ानों के बारे में कहा गया था कि वे संभवतः 2023 में ही हो सकती हैं, लेकिन फिर उसमें सब कुछ बदल गया। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूसी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आ गया। मुझे यकीन है अब वे लोग खुश होंगे कि उन्होंने कम लागत वाला डिजाइन चुना, क्योंकि अबू धाबी ने फंडिंग वापस ले ली और सुखोई व यूएससी को प्रतिबंधों के बीच ये परियोजना अकेले पूरी करनी पड़ी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लक्षित देश को कुछ वस्तुएं और पुर्जे बेचे जाने पर रोक लगाते हैं, जिनमें आधुनिक फाइटर जेट बनाने के जरूरी लगभग सभी चीजें शामिल हैं। कंप्यूटर, चिप्स, हल्के धातु, इंजन के पुर्जे आदि एक झटके में क्रेमलिन की अमेजन कार्ट से हट गए। मूल परीक्षण उड़ानों को पहले 2024 तक टाल दिया गया, फिर 2025, फिर 2026 तक। लेकिन अब कुछ स्रोत तो ये भी कह रहे हैं कि हमें परीक्षण उड़ानें 2027 तक भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये देरी प्रतिबंधों के कारण है। हालांकि क्रेमलिन और रूसी रक्षा कर्मचारी इसे 2023 के हल्के रीडिजाइन से जोड़ते हैं, जो सही भी है। चेकमेट के शुरुआती प्रोटोटाइप इसके नए वर्जन से थोड़े अलग थे, लेकिन जो बात हमें नहीं पता वो ये है कि क्या प्रतिबंधों का रीडिजाइनिंग प्रक्रिया पर कोई असर पड़ा था या नहीं। शायद उनका असर पड़ा, पर जो रूसी प्रवक्ता मुद्दा उठाते वे अचानक 12 मंजिला खिड़की से गिरने जैसी बीमारी के शिकार हो जाते। रूसियों ने पहले प्रोडक्शन रन में 300 विमान बनाने का वादा किया था, जो काफी महत्वाकांक्षी था। क्या वे यह लक्ष्य हासिल कर सके? अब समय है कि हम चेकमेट को देखें और जांचें कि शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक ये क्या कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये F-35 जैसा विश या टीमू से मंगवाया मॉडल लगता है। बस देखिए। असल में आप आधिकारिक यूएसी रेंडरिंग्स और समय समय पर जारी मॉडलों को ऊपर से देखकर 2021 और 2023 के डिजाइन में अंतर साफ देख सकते हैं। अब पंखों पर हीरे के आकार का पैटर्न ज्यादा स्पष्ट है और विंग रूट्स जेट की नाक तक बढ़ा दिए गए हैं। फ्रंट इनटेक, विंग टिप्स और पीछे के रडर के आकार बदले गए हैं। कॉकपिट कैनोपी में अब आरी के दांत जैसा लुक है, शायद स्टाइल पॉइंट्स के लिए। हो सकता है कोई इंजीनियरिंग कारण हो, लेकिन हमें लगता है उन्होंने सिर्फ कूल दिखने के लिए ऐसा किया। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये डिजाइन बदलाव शुरुआती परीक्षणों में खराब परिणामों के जवाब में किए गए थे या फिर ये लागत संबंधी सीमाओं के कारण हुए हैं, जिनकी वजह से सुखोई को ऐसे कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने पड़े जो शायद हासिल करने और मेंटेन करने में आसान हो। Su-75 की एक मुख्य डिजाइन फिलॉसफी ये है कि इसका फोकस पहले से प्रोडक्शन में चल रहे Su-57 फेलन के साथ साझा पुर्जों और प्रणालियों के इस्तेमाल पर है। इससे सामान्य कंपोनेंट्स की सप्लाई बनी रहती है, मैन्युफैक्चरिंग आसान होती है और डिजाइन की जटिलता घटती है। ये रूसी सैन्य विनिर्माण सिद्धांत है, जिससे कुछ क्षेत्रों में प्रोडक्शन रिस्क कम होता है, पर फेलियर का एक सकरा बिंदु भी बनता है। कहा जाता है कि चेकमेट उसी इंजन के एक संस्करण का इस्तेमाल करता है जिसके 2 इंजन फेलन में लगे हैं। लेकिन अगर पश्चिमी प्रतिबंध या यूक्रेनी सेना इन इंजनों के जरूरी कंपोनेंट्स को निशाना बनाती है, तो दोनों विमानों का निर्माण मुश्किल हो सकता है और बड़े कंपोनेंट्स बदलने पड़ सकते हैं, जिससे प्रदर्शन प्रभावित होगा। विमान निर्माण में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, सिर्फ समझौते होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, भले ही रूसियों के अनुसार इसे हल्का विमान माना जाता है, लेकिन यह उस F-35 से काफी बड़ा है,
जिसे हराने का दावा किया जाता है। चेकमेट की लंबाई लगभग 17.7 मीटर या 58 फीट मानी जाती है, जबकि F-35 लाइटनिंग WA की लंबाई 15.7 मीटर या 51.4 फीट है। 11.8 मीटर 38.7 फीट विंगस्पैन के साथ यह F-35 से 1 मीटर चौड़ा है। अब निश्चित रूप से बड़े डिजाइन के कुछ फायदे होते हैं, लेकिन ये असल में मिडिल वेट क्लास के ज्यादा करीब लगता है, और जब धातु अधिकतम गति से हवा में उसकी ओर बढ़ रही हो तो हर इंच मायने रखता है। इसके बड़े आकार के कारण भी चेकमेट के डिजाइनरों के कई उद्देश्य इसके रडार डिटेक्शन को कम करने पर केंद्रित लगते हैं, खासकर सामने से। अगर आप विमान को स्टेल्थ फाइटर कहते हैं तो वो सच में स्टेल्थ ही होना चाहिए। ये इसके कुछ हद तक अनोखे टेल और विंग आकार के पीछे के डिजाइन को भी समझाता है। विमान के पिछले हिस्से में पारंपरिक फिन्स और स्टेबलाइजर्स की जगह 2 कोणीय सतहें होती हैं जो वी आकार बनाती हैं। ऐसा डिजाइन छोटे विमानों, अल्ट्रालाइट ग्लाइडर्स और लॉकहीड F-117 नाइटहॉक जैसे स्टेल्थ विमानों में दिखता है। ये वी आकार की संरचना रडर और एलिवेटर दोनों का काम करती है और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स के जरिए पिच याव मिलाकर जेट को स्थिर रखती है, जिससे दुश्मन के रडार से बचना भी आसान होता है। यह एक और चीज साफ तौर पर दिखती है, जिसे डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट या DSI कहा जाता है, जो आगे के फ्यूजलाज के नीचे स्थित है। यह जटिल इनलेट डक्ट्स को खत्म कर देता है, जिससे वजन, लागत और रखरखाव की जरूरतें कम हो जाती हैं, और फिर भी विमान को बेहद तेज गति से उड़ने की अनुमति मिलती है। आजकल F-35, चीनी J-35 जैसे कई एडवांस्ड जेट्स में ये फीचर होता है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है कि हम इस विमान के लुक्स और इसमें दिखने वाली चीजों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। इस जेट के डिजाइन में पहले बदलाव हो चुके हैं, जिससे इसकी क्षमताएं शायद पहले से अलग हों। जो दिख रहा है वही स्पष्ट है। इंजीनियरिंग और भौतिकी को धोखा नहीं दिया जा सकता, इसलिए अधिकतर फाइटर जेट्स मिलते जुलते हैं। जो चीजें नजर नहीं आती उन्हें समझना मुश्किल होता है। हम आपको अभी भी चेकमेट से जुड़ी उम्मीद की जाने वाली खूबियों और आंकड़ों का एक संक्षिप्त विवरण देने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये आंकड़े गारंटीड नहीं हैं, बल्कि आदर्श प्रदर्शन के अनुमान हैं। इस तरह की जानकारी के लिए अच्छे स्रोत ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल है, और कई अलग अलग कारक इन पर काफी असर डाल सकते हैं, खासकर जब प्रोजेक्ट में कई साल बाद कोई बड़ा बदलाव हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यहाँ हमें क्या पता है? शुरुआत प्रणोदन से। तो देखिए, हमें पता है कि फेलन में कौन से इंजन लगाए जाते हैं, तो हमारे पास ये मानने के लिए एक मजबूत संकेत है कि चेकमेट को चलाने वाला इंजन भी वही सैटर्न AL50 1F1 टर्बोफैन का एक वेरिएंट होगा, जो Su-57 वेरिएंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। यह चयन दिखाता है कि रूसी लोग ज्यादा थ्रस्ट टू वेट एफिशिएंसी, बेहतर फ्यूल इकोनॉमी और तेज प्रोडक्शन प्रोसेस चाहते हैं। लेकिन पूरा इंजन शुरू से डिजाइन करना थोड़ा समय बचा सकता है, लेकिन इससे वे पहले वाले मुद्दे भी सामने आते हैं, जिनके बारे में हमने सप्लाई चेन रिस्क के संदर्भ में बात की थी। सूत्रों के अनुसार इस एयर फ्रेम पर यह इंजन कम से कम 14,500 किलो थ्रस्ट देने में सक्षम होगा। हमारे अमेरिकी दोस्तों के लिए यह 32,000 पाउंड से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा थ्रस्ट होने का मतलब है कि चेकमेट वाकई में बहुत तेज है, और ऐसा माना जाता है कि ये आफ्टरबर्नर के साथ लगभग माक 1.8 से लेकर माक 2 तक जा सकता है। तुलना के लिए F-35 माक 1.6 तक जा सकता है। हालांकि यह एक सॉफ्ट लिमिट है, क्योंकि इससे तेज जाने पर इसकी स्टेल्थ कोटिंग्स खराब होने लगती हैं। मानना होगा कि Su-75 इतनी तेजी से केवल आदर्श उच्च ऊंचाई वाले माहौल में जा सकता है। हालांकि कुछ दावा भरी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चेकमेट सुपर क्रूज भी कर सकता है। माक 1 से ऊपर बिना आफ्टरबर्नर उड़ना संभव है, पर जब तक टेस्टिंग पूरी नहीं होती इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। रूसी वायु सिद्धांत डॉग फाइट्स और डीप स्ट्राइक में गति व फुर्ती को प्राथमिकता देते हैं, जबकि F-35 जैसे प्लेटफॉर्म आपको उसके मौजूद होने का पता चलने से पहले ही उसे या किल चेन में किसी और माध्यम से नष्ट कर देने पर केंद्रित हैं। पुरानी रूसी एयर डॉक्ट्रिन के चलते चेकमेट में भी 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन होगा, जिससे यह शानदार लेकिन अधिकतर गैर जरूरी हवाई करतब कर सकेगा। इस क्षमता के लिए महंगे उपकरण चाहिए, इसलिए सभी वेरिएंट्स में तकनीक शामिल होगी या नहीं कहना मुश्किल है। आजकल दुनिया में जेट फाइटिंग डॉक्ट्रिन दृश्य सीमा से बाहर की मुठभेड़ों की ओर बढ़ रही है, लेकिन अगर आपके सामने अचानक एक F-22 रैप्टर आ जाए तो ऐसी तकनीक होने पर पायलट अपनी जान बचाने में खुश होगा। ये तो छोड़ ही दें, अब हवाई क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा अव्यवस्थित हो गए हैं, जिसका कारण ड्रोन युद्ध है।
तो अगर आपको किसी विवादित क्षेत्र में घुसना पड़े तो यह सही पायलट के लिए युद्ध के मैदान में कुछ फायदे भी दे सकता है। इसकी सर्विस सीलिंग लगभग 16,500 मीटर या 54,000 फीट बताई जाती है, जो F-35 के बराबर है। ये भी कहा जाता है कि इसकी फेरी रेंज करीब 3,000 किलोमीटर है, लेकिन युद्ध के समय ये रेंज ईंधन, हथियार व्यवस्था, रखरखाव और तैयारी पर निर्भर करेगी। आप इसे लगभग 1,000 किलोमीटर की आरामदायक लड़ाकू रेंज मान सकते हैं, जो अमेरिकी समकक्ष जैसी है। चेकमेट के बारे में अफवाह है कि ये कम दूरी पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और सिर्फ 4,500 मीटर रनवे चाहिए। यह रूस के लिए एक अलग दिशा है, जो आमतौर पर बड़े और तेज विमान बनाना पसंद करता है, जिन्हें टेक ऑफ के लिए बहुत लंबी रनवे की जरूरत होती है। चूंकि यह मुख्य रूप से निर्यात केंद्रित विमान है, इसलिए संभावित खरीदार देश इसे एक बड़े फायदे के रूप में देखेंगे। युद्ध में जमीन पर विमानों को मारना हवा में मारने से आसान होता है और इसी वजह से अक्सर हवाई अड्डों की रनवे को निशाना बनाया जाता है, ताकि दूसरे देश अपने मुख्य लड़ाकू विमान आसमान में न भेज सकें। जितनी कम दूरी में आप विमान को टेक ऑफ करा सकते हैं, आपके दुश्मन को आपकी रनवे को निष्क्रिय करने के लिए उतना ही ज्यादा हिस्सा नष्ट करना पड़ेगा और आपके पास लड़ाकू विमानों को हवा में भेजने का उतना ही बड़ा मौका होगा। अब इसके हथियारों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा उन चीजों से जुड़ा है जो चेकमेट पर लगाई जाती हैं या उसके अंदर रखी जाती हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा जानकारी मिलती है। लेकिन ये विरोधाभासी रूप से हमें खुद विमान के बारे में कम बताता है, यानी Su-25 पर इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर हथियारों के बारे में हमें पहले से ही पता है, लेकिन किस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि ये विमान किस तरह के मिशनों पर जाएंगे। इसी तरह यहाँ निर्यात पर ध्यान देने का मतलब है कि खरीदने वाले देश अपने खुद के सिस्टम भी इसमें लगा सकते हैं, और अगर हम हर संभव तरीके के बारे में बात करें जिसमें इसे सेट किया जा सकता है, तो हमें पूरा दिन लग जाएगा। हमें पता है कि चेकमेट की प्रचार सामग्री के अनुसार वेपन्स बे की पेलोड क्षमता करीब 7,400 किलोग्राम है। आंतरिक वेपन्स बे रडार क्रॉस सेक्शन घटाता है और मारक क्षमता बनी रहती है। यह भी उम्मीद की जाती है कि यह विमान अंडरविंग हार्ड पॉइंट्स की एक श्रृंखला पर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू शिप हथियारों की एक बड़ी रेंज ले जा सकेगा। जब स्टेल्थ से ज्यादा जरूरी यह हो कि हमारे दुश्मनों के अवशेष विजुअल रेंज से भी बाहर पहचान में ना आए। और इसके अलावा कहा जाता है कि इसमें 30 मिमी की ऑटोमेटिक तोप भी लगी होगी। मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि F-35 की तोप 25 मिमी की है, लेकिन शायद असली वजह यह है कि वे वही या उससे मिलती जुलती तोप इस्तेमाल करेंगे जैसी वे SU-57 पर करते हैं। असल में यहाँ तक कि SU-75 का नामकरण भी सुखोई की तरफ से एक इशारा लगता है कि यह जेट वास्तव में उनके ट्विन इंजन मॉन्स्टर का एक उल्टी दुनिया वाला संस्करण है। रूसियों की सोच बहुत आविष्कारशील होती है। ये देश हर चीज को जुगाड़ से ठीक करने पर गर्व करता है, चाहे वो टूटी हो या नहीं। इसलिए साधारण बम, लेजर गाइडेड विस्फोटक और ग्लाइडिंग गोला बारूद जैसी चीजें भी इस विमान के नीचे लगी दिख सकती हैं। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात है। चेकमेट में माना जा रहा है कि आगे चलकर इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन की गई एरे या एसा रडार होगा, ठीक वैसे ही जैसे बाकी 5वीं पीढ़ी के जेट्स में होता है, जिन्हें यह कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि इसमें और भी कई शानदार फीचर्स हैं, जैसे कि दुनिया के F-35 जेट्स में होते हैं, जैसे एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दूसरे विमानों से कनेक्टिविटी के लिए डेटा लिंक और साथ ही एक इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम भी। सिद्धांत रूप में रिपोर्ट्स के अनुसार इससे चेकमेट एक साथ 400 किलोमीटर दूर तक के 30 टारगेट्स को ट्रैक करने और उनमें से 6 को मिसाइलों से निशाना बनाने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन किचन टेबल के नीचे छुपने की सोचने से पहले ये कहना बहुत महत्वाकांक्षी है। आदर्श हालात में ही ये संभव है, लेकिन ये विमान कितनी बार आदर्श स्थितियों में रहेगा? एवियोनिक्स आर्किटेक्चर को ओपन आर्किटेक्चर इलेक्ट्रॉनिक सूट और लागत अनुकूलित एसर रडार के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि इसे फेलन के मौजूदा सिस्टम्स के साथ इंटरऑपरेबल बनाया जा सके। सॉफ्टवेयर की समानता जैसी चीजें ट्रेनिंग पाइपलाइनों, लॉजिस्टिक सपोर्ट और दीर्घकालिक लागतों को आसान बना देंगी, लेकिन लागत प्रभावशीलता पर ज्यादा ध्यान देना हवा में चेकमेट को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह Su-75 के अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की जैसी ही कमजोरियों का शिकार हो सकता है। रूसियों को ज्यादा बदलाव या नया करने की जरूरत नहीं है और दशकों बाद अपने पहले सिंगल इंजन डिजाइन को मौजूदा टेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करना समझदारी है। हालांकि रूस को अपना उत्पादन पैमाना बढ़ाने के लिए सब कुछ करना होगा। आपको क्या लगता है,
औसत एसर रडार और उसके पार्ट्स कितने महंगे होते हैं? मैं आपको एक संकेत देता हूं, ये बहुत महंगा है और प्रतिबंधों के कारण खासकर जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स पर रोक से लागत और बढ़ जाती है, जो फाइटर जेट्स के लिए जरूरी हैं। इसका मतलब दो में से एक चीज हो सकता है। Su-75 का उत्पादन शायद धीमा रहेगा या वे इन्हें कुछ महंगे फीचर्स के बिना भेजेंगे। आम जनता ने चेकमेट का कॉकपिट नहीं देखा है, इसलिए हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन 2021 के मैक्स शो के प्रमोशनल मटेरियल से संकेत मिला कि इसमें पायलटों की मदद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। इसका मतलब शायद किसी तरह का हेलमेट इंटीग्रेटेड हेड्सअप डिस्प्ले होगा जो टारगेटिंग और ट्रैकिंग में मदद करेगा, बिल्कुल 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स की तरह। या शायद फ्लाइट कंट्रोल में भी कुछ सहायता मिले। लेकिन जब तक असली परीक्षण नहीं होता तब तक निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक उम्मीद की जा सकती है, पश्चिमी पत्रकारों का कहना है जिन्होंने कॉकपिट के अंदर देखा है कि यह Su-57 के समान ही है। सोचिए, बावजूद इसके विमान की कीमत रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 25 से 30 मिलियन डॉलर है। यहाँ जिस चीज को देख रहे हैं उसे देखते हुए ये बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। सच्चे 5th जेन फाइटर्स वाकई में बहुत महंगे होते हैं और F-35 की कीमत लगभग 80 मिलियन डॉलर के आसपास है। चेकमेट को डिफॉल्ट रूप से सस्ता और सीमित विकल्प माना गया है, जबकि अमेरिकी विमान महंगे हैं, फिर भी उसकी कीमत काफी महत्वाकांक्षी है। रूस ने संभावित खरीदारों को आकर्षित करने के लिए पहले भी कीमत कम रखी, जिससे पश्चिमी तकनीक महंगी लगे। लेकिन Su-75 की फिलहाल बड़े पैमाने पर कोई उत्पादन नहीं है, पर्याप्त आपूर्तिकर्ता नहीं है, भारी आर्थिक सीमाएं हैं और सप्लाई चेन भी छोटी है। इन सब कारणों से प्रति यूनिट इसकी कीमत और भी ज्यादा हो जाती है। तो 25 से 30 मिलियन डॉलर क्रेमलिन की सबसे अच्छी कीमत मानी जा सकती है, वो भी साधारण वर्जन और आदर्श आर्थिक हालात में। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन आखिरकार अगर यूएससी इसमें सफल हो जाता है तो उनके पास एक ऐसा विमान होगा जो जटिल जैमिंग माहौल और एयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित इलाकों में भी प्रभावी रहेगा। ये विमान पुराने सिस्टम्स के लिए सस्ता और आधुनिक अपग्रेड है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें जुड़ें तो ये खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा। अहम शब्द है अगर, क्योंकि कागज पर चेकमेट जितना आकर्षक दिखता है, भू राजनीति असल दुनिया में होती है जो कई तरह की जटिलताएं पैदा कर सकती है। तो पूरे संदर्भ में ये सब कैसा दिखता है? ऊपरी तौर पर चेकमेट एक आकर्षक संभावना है। जब पुराने सिंगल इंजन फाइटर जेट्स खत्म हो रहे हैं, तभी संदिग्ध अंकल व्लाद लंबा ट्रेंच कोट पहनकर नई प्लेनें लाते हैं जो बहुत कम कीमत में F-35 विमानों को आसमान से गिरा सकती हैं। यह सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मामला सच होने के लिए वाकई कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन सच में ये चेकमेट की गलती नहीं है। चेकमेट के विकास के बारे में समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐसे औद्योगिक माहौल में विकसित हुआ है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और युद्ध ने आकार दिया है। जैसा कि बताया, प्रतिबंध एरोस्पेस उत्पादन के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन में ये हर जगह रुकावट, लागत बढ़ोतरी और देरी लाते हैं। रूस अपनी घरेलू सैन्य उद्योग के बावजूद आयातित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत मशीन टूल्स और वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर निर्भर था, जिनके बिना विमानन उद्योग नहीं चल सकते। इन्हें हटाने से इन पुर्जों और मशीनों को हासिल करने की रूसी अर्थव्यवस्था की क्षमता और रफ्तार दोनों घट जाती हैं। इसलिए चेकमेट कई पुर्जे फेलन के साथ साझा करेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि वह चीज उड़ सके तो ज्यादा विकल्प नहीं। रूस या तो महंगे और सीमित तरीके से प्रतिबंधों को तोड़कर पुर्जे पा सकता है, या बिना वैश्विक बाजारों की पहुंच के रूसी उद्योग को उन्हें बनाना सिखाकर, जो बहुत धीमा है। आपको खुद से पूछना होगा, क्या नया मल्टी रोल फाइटर प्रोग्राम शुरू करने का यह सही समय है जो देश ने दशकों से नहीं किया? जवाब है युद्ध के करीब। नतीजतन Su-75 का भविष्य अभी भी पूरी तरह से अनिश्चित है, भले ही असली विमान हवा में न हो। चेकमेट 2021 में पेश होने के बाद से रहस्यमय स्थिति में है, न पूरी तरह खत्म न पूरी तरह जिंदा। इसे श्रेडिंगर का मल्टी रोल फाइटर भी कह सकते हैं। यही F-35 किलर था। ये सस्ता, तेज और ताकतवर था, जो पश्चिम को निर्णायक झटका देकर घुटनों पर लाने के लिए तैयार था। मेरा मतलब है, इसका नाम ही चेकमेट है। और फिर भी उसी समय से यह प्रोजेक्ट एक पूर्ण विकसित मल्टी रोल फाइटर कार्यक्रम के बजाय यह ज्यादा एक कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेटर ही रहा है। पुनः डिजाइन और अन्य देरी के बीच साल दर साल सिर्फ खबरें आती रहीं,
महत्वपूर्ण मील के पत्थरों की अनुपस्थिति चुपचाप बढ़ती रही, जबकि बाकी सभी लोग बस इंतजार ही करते रहे और कुछ भी नहीं हुआ। 2025 के अंत में दुबई एयर शो में रूसियों ने चेकमेट के मॉडल पेश किए, जिसमें टेस्ट पायलट सर्गेई बोगदान भी थे। उनका संदेश बाकी रूसी संदेशों से अधिक स्पष्ट और एकजुट था। संदेश स्पष्ट था, विमान असल में मौजूद है और इसकी पहली टेस्ट उड़ान 2026 की शुरुआत में होगी। इंजीनियरों के अनुसार विमान की संरचना पूरी है। अब उसमें वही जटिल एकीकरण कार्य हो रहा है जिसने रूसी प्रोटोटाइप्स को पहले धीमा किया था। चूंकि यह Su-57 और उसकी प्रणालियों जैसा है, इसका एकीकरण आसान होना चाहिए। अब जब आप देख रहे हैं तो स्पष्ट है कि यह 2026 की शुरुआत से आगे बढ़ चुका है और अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। क्या रूसियों ने पहली परीक्षण उड़ान गुप्त रूप से कर ली या और देरी होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन चूंकि ये निर्यात विमान है, अगर सुखोई पहली बार सिस्टम टेस्ट करता तो शायद इसका प्रचार करता। फिर भी वह चुप है, हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है। पहले परीक्षण उड़ानें 2023 में होनी थीं, फिर 2024, 2025 और अब 2026 की शुरुआत में टाल दी गईं। हमें इस जेट के अस्तित्व का पक्का पता तभी चलेगा जब या तो हम इसे डोनबास के आसमान में उड़ते हुए देखेंगे या फिर कोई इसे खरीदेगा। समय ही बताएगा कि इनमें से कुछ कब होगा, क्योंकि उत्पादन जल्दी से जल्दी 2027 में शुरू होगा। तब तक अधिकांश लोग इसे केवल सैद्धांतिक क्षमताओं वाला अप्रमाणित डिजाइन मानेंगे। रूस के लिए यह शायद बेहतर है, क्योंकि चेकमेट जेट्स के बारे में हमने जो कहा है वह अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे ये उतना स्टेल्थी नहीं है। अब तक जो भी देखा है उससे लगता है कि Su-75 पूरी तरह का स्टेल्थ फाइटर नहीं, बल्कि बस कुछ हद तक स्टेल्थ होने की कोशिश कर रहा है। F-35 जैसा नहीं। रूसियों ने इसकी रडार सिग्नेचर कम करने के लिए जितना भी काम किया है, इसके बावजूद भी ये अभी भी एक औसत हल्के मल्टी रोल फाइटर से बड़ी है। जैसा कि बताया, यह मिडिल वेट डिजाइन अपनी फायर पावर और स्पीड के बदले स्टेल्थ में समझौता करता है। इनमें से कोई भी बिस्तर के नीचे नहीं छुप सकता। कई देशों की वायु नीति विकसित हो रही है, जिसमें पहले डिटेक्ट और फिर गिराना प्राथमिकता है, जिससे कुछ देशों को समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए नाटो देश आमतौर पर ऐसी नीति अपनाते हैं। इसलिए अगर रूस खुद इस विमान का इस्तेमाल नाटो सेनाओं के खिलाफ करे तो उसे मुश्किल हो सकती है। इस परियोजना में तकनीकी जोखिम बढ़ गए हैं, खासकर प्रतिबंधों के कारण, जिससे आधुनिक इंजन, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और कम दिखाई देने वाले एयरफ्रेम को शामिल करना चुनौतीपूर्ण है। प्रभावी मल्टी रोल फाइटर बनने के लिए टोही से डॉग फाइट तक हर कार्य में सक्षम होना जरूरी है। और भले ही Su-75 कागज पर निश्चित रूप से सक्षम है, लेकिन स्टेल्थ पर ध्यान न देने की वजह से ये परियोजना की सफलता या असफलता का कारण बन सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये युद्ध में कैसा प्रदर्शन करता है। ये उसकी डिजाइन की एक बड़ी कमी लगती है, जो F-35 जैसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर्स में नहीं होती। ये निश्चित रूप से काफी सस्ता माना जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि रूस की आदर्श कीमत पर आपको F-35 को टक्कर देने वाले 3 विमान नहीं मिल रहे हैं। आपको 3 विमान मिल रहे हैं जिनमें F-35 के महत्वपूर्ण फीचर्स और उन्नतियां नहीं हैं। आज के समय में दुनिया भर की कई वायुसेनाएं आपको बता सकती हैं कि वे युद्ध के मैदान पर कम संख्या में अधिक उन्नत विमानों को पसंद करेंगी, बजाय इसके कि बहुत सारे कम उन्नत विमान हों। सबसे अच्छी स्थिति में भी चेकमेट में F-35 जैसी कुछ खूबियां हैं, लेकिन वह उसके बराबर नहीं है, चाहे मॉस्को कुछ भी कहे। ये प्रयास सराहनीय है, लेकिन जटिलता और लागत में ये असली 5वीं पीढ़ी के प्लेटफॉर्मों से थोड़ा पीछे है, और यही अंतर युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है। असल में रूस सही है, इसके लिए बाजार है, लेकिन मुख्य सवाल है, क्या रूस इसे उपलब्ध करा पाएगा? क्योंकि इस तरह की डिजाइन में जितनी भी अच्छाई हो, चेकमेट डिजाइन कीमत और समय सीमा में इतनी महत्वाकांक्षी है कि इससे ये सवाल उठता है कि ये परियोजना वाकई कितनी गंभीर है। पर आप इसे Su-75 के सीमित प्रचार सामग्री में देख सकते हैं, और जब ये वास्तविकता से टकराती हैं तो पूरा मामला उलझ जाता है। देखने के लिए धन्यवाद।